हेलो एवरीवन। तो ईएफसी लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स हैं कंपनी के एंड इस रिजल्ट में क्या चीज खराब लग रही है, किस पे हमको फोकस करना है, क्या खराब है कंपनी के रिजल्ट में ओवरऑल, इस पे भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले Q3 के नंबर्स देखते हैं कंपनी के। रेवेन्यू में ग्रोथ काफी अच्छी है, 52% के आसपास की ग्रोथ है। Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर्स कंपनी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। देन इबिट्टा में इस क्वार्टर में 20% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है वाई लेवल पे, और नेट प्रॉफिट कंपनी का 54% से ग्रो हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बॉटम लाइन में रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तीन वर्टिकल्स हैं इनके। सबसे पहला लीजिंग वाला बिजनेस यानी कि को वर्किंग वाला जो इनका मॉडल है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है। 40% ग्रोथ है इस बिजनेस के अंदर, यानी जो आपका कोर बिजनेस है उसका ग्रोथ इंजन अच्छा चल रहा है। डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो इनका डिवीजन है वो पिछले कुछ क्वार्टर से इनके ओवरऑल ग्रोथ को एक तरीके से ड्राइव कर रहा है। मतलब जो कंपनी 50, 60, 70% के रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का बहुत बड़ा रोल है उसमें। क्योंकि ऑर्डर बुक भी हम हर एक क्वार्टर में देखते हैं, कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट भी करती है, फिर भी 130, 150 करोड़ का ऑर्डर बुक रहता है कंपनी का। तो इस क्वार्टर में भी इसमें 76% की ग्रोथ देखने को मिली है। फर्नीचर वाला बिजनेस लास्ट ईयर ही इन्होंने स्टार्ट किया है एक कंपनी को एक्वायर करके, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें भी 16% की ग्रोथ हमको वाई लेवल पे देखने को मिली है। देन इनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो ये काफी चेंज हुआ है। 57% पहले कंपनी का आता था लीजिंग बिजनेस से, आज के टाइम पे 52% आता है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। बढ़ा कहाँ है तो आप देखोगे डिजाइन एंड बिल्ड 40 से 42%, एंड फर्नीचर वाला जो पहले 3% था लास्ट ईयर, अब वो 6% पे हो गया है। इनका मीडियम टर्म में टारगेट है, इन्होंने काफी सारे कॉन कॉल्स में ये बोला है कि ये तीनों सेगमेंट को ना बिल्कुल इक्वल करना है, यानी 1/3 1/3 1/3, 33 33 33। इसका मतलब क्या है, लीजिंग बिजनेस आगे चल के और कम होगा, 52 से आपका ये 30s में आ जाएगा। डिजाइन एंड बिल्ड भी आगे चल के इसका भी कंट्रीब्यूशन कम होगा, अभी जरूर बढ़ गया है। और फर्नीचर वाला जो बिजनेस है बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन जो है, यूटिलाइजेशन जो है वो आगे इंक्रीज होता जाएगा। फिर कंपनी का को वर्किंग का बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में इन्होंने एक्सपेंशन किया है। एक तो इन्होंने सिटीज वाइज मतलब एक्सपैंड किया है। पहले ये 9-10 सिटीज में थे, अब आप देखोगे 11 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस हो गई है। फिर कंपनी का ऑक्यूपेंसी पे बहुत बार हमने डिस्कस किया है, कोर फोकस रहता है। जैसे बाकी सारी आप को वर्किंग कंपनीज को देखोगे तो वो ऑक्यूपेंसी से ज्यादा थोड़ा सा फोकस उनका होता है एक्सपेंशन पे, सीट एडिशन के ऊपर। इनकी मैनेजमेंट बोलती है कि हम सीट एडिशन तो करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हमें ये 100% एक तरीके से अश्योरिटी होगी कि हमारी करंट सेंटर्स के अंदर ऑक्यूपेंसी 90% है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है सीट एक्सपेंशन करना ना खर्चा वाला काम है। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग सेंटर्स के अंदर आपको श्योरिटी नहीं है कि 90% की ऑक्यूपेंसी आपकी रहेगी, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा वहां पे ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए कंपनी ऑक्यूपेंसी पे बहुत ज्यादा फोकस रखती है। और आप मतलब जब से हम ट्रैक कर रहे हैं, कोई भी क्वार्टर देखोगे 90% प्लस ही इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी रहती है। क्लाइंट एडिशन भी किया है, लास्ट क्वार्टर में लगभग 680 क्लाइंट्स थे और अभी आपके 720 हो गए, तो मोटा मोटा 40 क्लाइंट्स आपने और ऐड किया है। एक और अच्छी चीज है, इनका एएसपी भी बढ़ा है, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस जो हम बोलते हैं। तो पहले इनका एक सीट का जो रेंट होता था वो लगभग 6500 होता था, 65 6700। अब ये 7000 से 7300 पे चला गया, यानी आपने एक तरीके से अपने प्राइसेस को भी बढ़ाया है। फिर कंपनी का 90 सेंटर्स हो गए हैं, ये पहले आई थिंक 80 के आसपास था। सेंटर भी कंपनी ने बढ़ाए हैं। और बाकी आप देखोगे एंटरप्राइज क्लाइंट जो है, यानी कि जो आपके बड़े क्लाइंट्स है, पूरा सेंटर वो आपका ऑक्यूपाई करते हैं, उनमें आपको ऑक्यूपेंसी की एक तरीके से विजिबिलिटी मिलती है लॉन्ग टर्म में। उनसे कंपनी को 65% का रेवेन्यू आता है। सीट एडिशन जैसा इनका नॉर्मल गाइडेंस होता है, हर एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 4 से 5000 का सीट ऐड करते हैं। इस क्वार्टर में भी उतना ही है, 68,000 से 73,000 हुआ है, यानी कि 5000 सीट्स कंपनी ने ऐड करे हैं इस क्वार्टर के अंदर। फिर इनका ये डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस अगर हम देखें तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इसमें भी काफी अच्छी है, लगभग 16-17% से पूरा इंडस्ट्री ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है। फर्नीचर वाला बिजनेस स्टार्ट इन्होंने किया था बहुत बेसिक, जो आपके ऑफिस के फर्नीचर्स होते हैं उससे। अब आप देखोगे तो जो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उनके लिए भी कंपनी फर्नीचर बनाती है। एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, उनके लिए भी कंपनी फर्नीचर, सोफा वगैरह बनाती है। तो इन्होंने काफी अच्छा इसमें एक्सपेंशन किया है। करंट जो इनकी फैक्ट्री है फर्नीचर भी, वो 275 से 300 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इतना टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल है इसका। इस साल हालांकि कंपनी का गाइडेंस है 110 से 130 करोड़ तक हम पहुंचेंगे, और अगले साल भी इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कोई इनको बड़ा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको यूटिलाइजेशन कंपनी बढ़ा के इसमें ग्रो कर सकती है। ऑर्डर बुक भी इनका कहना है 40 करोड़ के आसपास है हमारा फर्नीचर बिजनेस के अंदर, और वो यूएई से इनको एक
बड़ी होटल कंपनी से भी फर्नीचर का ऑर्डर आया था, उसका भी रैंप अप वगैरह ठीक ठाक चल रहा है। तो ये ओवरऑल मोटा मोटा नंबर्स हैं। अब इनका एक चीज आप देखोगे, इबिट्टा में हमको ग्रोथ दिख रहा है सिर्फ 20% का वाई वाई लेवल पे। रेवेन्यू तो चलो आपका 54% से 52% से ग्रो हुआ है, बट इबिट्टा ग्रोथ हुआ है आपका 20% से। लेकिन उसके बाद भी बॉटम लाइन में 54% की ग्रोथ है। तो ये इसका रीजन क्या है? एक तो है अदर इनकम। अदर इनकम कंपनी का मोर देन डबल हो गया है, लगभग 5 करोड़ से आपका ये 13 करोड़ के आसपास हो गया। तो वाई वाई अदर इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर आप देखोगे ना, वाई वाई फ्लैट है, थोड़ा सा कमी हुआ है। और मतलब इससे पहले के क्वार्टर्स अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का बढ़ता था और बढ़ेगा भी जब आप अपने वो एक्सपेंशन करते जा रहे हो, नए सीट ऐड करते जा रहे हो, सेंटर ऐड हो रहे हैं, डिजाइन बिल्ड वाला बिजनेस आपका ग्रो करना है, फर्नीचर वाला बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है, मशीन इक्विपमेंट आप वहां पे परचेज कर रहे हो, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि डेप्रिसिएशन आपका बढ़ता ही है हर एक क्वार्टर के अंदर। लेकिन इस क्वार्टर में आपको दिखेगा वाई वाई डेप्रिसिएशन फ्लैट है। फिर तीसरा पॉइंट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी कंपनी का वाई वाई लेवल पे बिल्कुल हमको फ्लैट दिखा है, इनफैक्ट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। ये भी क्यों हल्का सा मतलब वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इनका बोरोइंग देखोगे ना, टोटल बोरोइंग डेट जो ये लेते हैं वो बढ़ा है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। डेट कंपनी का बढ़ा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, ये कंपनी की इंक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी फाइनेंस कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई लेवल पे कम हुआ है। तो इसका एक रीजन हालांकि ये भी हो सकता है कि कंपनी ने रीफाइनेंसिंग कराई हो, यानी कि जो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट था पहले आपको ज्यादा पड़ता था, अब वो शायद इनको थोड़ा सा कम हुआ हो। लेकिन अगेन उस पर हमको क्लैरिटी चाहिए। तो ये बेसिकली 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप देखोगे इबिट्टा ग्रोथ तो 20% है और पैट ग्रोथ आपको 54% दिखेगा। तो इस तरीके के ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के। अब इसमें खराब चीज क्या है? खराब चीज है इबिट्टा। अगर आप इनके ये कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे ना, ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें मार्जिन्स में हमको डिक्लाइन दिखा है। मेरे को सिर्फ हेडलाइन नंबर नहीं देखना कि रेवेन्यू ग्रोथ 54%, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 52, उल्टा बोल दिया मैंने, रेवेन्यू ग्रोथ 52% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 54%। कोर ऑपरेटिंग बिजनेस जो है आपका, उसका मार्जिन गिरता जा रहा है। इनफैक्ट ये लास्ट 7-8 क्वार्टर्स में सबसे खराब इबिट्टा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। पिछले साल कंपनी के इबिट्टा मार्जिन थे 52%, इस क्वार्टर में इन्होंने आई थिंक 52 या 51 थे, इस क्वार्टर में 41% का इबिट्टा मार्जिन आया है। लास्ट क्वार्टर में भी मार्जिन नीचे आया था, लेकिन वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला इनका बिजनेस है उसमें इन्होंने कुछ सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, तो उसमें रियलाइजेशन कम था जिसकी वजह से इनका मार्जिन कम हुआ। तो ठीक है, एक क्वार्टर का समझ आता है। इस क्वार्टर में तो और भी ज्यादा मार्जिन गिर गया, लगभग 10% का फॉल है इबिट्टा मार्जिन के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी आप देखो, पिछले क्वार्टर में 44% का इबिट्टा मार्जिन, और इस बार Q3 में, जो कि जनरली इन बिजनेसेस के लिए अच्छा होता है, आपको फर्नीचर का ऑर्डर ज्यादा मिलता है, को वर्किंग वाले बिजनेस में ऑक्यूपेंसी आपकी फिल्ड होती है, फिर भी आपका इबिट्टा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी लगभग 3% का डिक्लाइन है, 44 से 41%। तो ये चीज काफी खराब है, क्योंकि अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो बिजनेस है और फर्नीचर वाला जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक हमको इस पे डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस, फर्नीचर वाला बिजनेस हमारे लिए हेल्दी मार्जिन बनाएगा, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी बना के लेके आएगा। बट अगर आपका टारगेट है कि मीडियम टर्म में आप तीनों बिजनेसेस में इक्वल उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रखना चाहते हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो आपके बिजनेसेस हैं ये आपके ओवरऑल कंपनी के मार्जिन को नीचे लेके जाएंगे, यानी इसकी ट्रेजेक्टरी, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो उस पर हमको क्लैरिटी चाहिए कि मार्जिन क्यों गिर रहे हैं और आगे का इसका आउटलुक क्या है, क्योंकि इस तरीके का ग्रोथ हमको नहीं चाहिए कि 40-50% आप ग्रो कर रहे हो बट इबिट्टा आपका नीचे जाता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी नीचे जाते जा रही है। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ जरूर है, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने डेप्रिसिएशन में कुछ ऐसा किया है वैसा किया है, बट सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपका कम हुआ है और फाइनेंस कॉस्ट आपने कम किया है। इन 2-3 रीजंस की वजह से आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमको दिख रहा है इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। हर एक क्वार्टर में थोड़ी आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। तो जो कोर ऑपरेटिंग का बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना, उसमें हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जो पहले था लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से ये लगातार हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा हमको क्लैरिटी देखना जरूरी है। अभी जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में एक और चीज बताई थी कि एक न्यू बिजनेस वर्टिकल के अंदर ये एंटर कर रहे हैं कि रियल स्टेट एज अ सर्विस इनका बिजनेस है, जिसमें ये ऑफिस ढूंढना इनका डेली का काम है। कोर इनका क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पिटेंसी है, इनको वो डेली वो करना ही पड़ता है। तो उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि किसी दूसरे बिजनेस को अगर नया ऑफिस ओपन करना है या नया रिटेल आउटलेट ओपन करना है तो कैसा लोकेशन होना चाहिए, बिजनेस मोमेंटम कैसा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर के ये एक नया वर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे ये जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करेंगे।
प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी उनको अगर नया स्टोर ओपन करना है तो उनके लिए ये उसको ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, फिर उनको फिट आउट भी कराना पड़ेगा, तो उनका डिजाइन एंड बिल्ड बिजनेस वहां पे हेल्प करेगा। एंड तीसरा, फर्नीचर वाला बिजनेस, क्योंकि वो जो आप स्टोर ओपन कर रहे हो वहां पे आपको फर्नीचर का काम भी करवाना है, तो वहां पे भी ईएफसी का एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है, मतलब, और जो इन्होंने बताया कि हमारी स्ट्रेंथ है, इतने सालों से हम ये करते आए हैं, 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कॉस्ट कंट्रोल हमारा कॉम्पिटिटर से बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर वो वाला डिवीजन भी आपके ओवरऑल मार्जिन को नीचे लेकर के जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक तो ये होता ना कि आपका जो मेन बिजनेस है कोवर्किंग वाला, उसमें ग्रोथ कम है, उसमें ग्रोथ का आउटलुक कम है, तब आप इधर उधर 2-3 रेवेन्यू बिजनेसेस और बिल्ड कर रहे हो तो समझ आता है। बट आपका जो मेन बिजनेस है कोवर्किंग का, उसमें ही हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 20% से तो पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने की एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट नेक्स्ट 3-5 ईयर्स तक। तो अगर उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है और आपका भी बिजनेस उसमें 40% से तो ग्रो कर रहा है, ऑक्यूपेंसी आप 90% मेंटेन रखते हो, सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपका, कैश का मेन बिजनेस है, वहां से कैश, कंपनी का फ्री कैश जनरेट होता है और उसको ये अपने ये डिजाइन एंड बिल्ड और ये फर्नीचर वाले बिजनेस में लगा रहे हैं। तो अगर उसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ये दोनों बिजनेसेस अगर, मतलब ये श्योर मैनेजमेंट क्लैरिटी देता है कि उनके मार्जिन नीचे ही की तरफ ही रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है एज अ शेयर होल्डर में ऐसे बिजनेस के साथ में रहूं कि आप मेन अच्छे बिजनेस का, ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस है, अपना फोकस डाइवर्सिफाई कर रहे हो दूसरे बिजनेसेस की तरफ। तो उस पर हमको क्लैरिटी लेना जरूरी है, क्योंकि ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर हुआ इस बिजनेस के साथ में। नंबर्स ओवरऑल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 मंथ्स में आपने लगभग 750 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है और मोस्ट लाइकली आप 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर दोगे फुल ईयर FY26 के अंदर। और अगर आप वैल्यूएशन भी देखोगे पीई के बेसिस पे, तो आपको देखिएगा स्टॉक बहुत सस्ता है। बट अगर आप इसको ईवी टू बिट्टा के बेसिस पे कंपेयर करोगे, चाहे स्मार्ट वर्क कंपनी जो है उससे कंपेयर करो या इवन ऑफिस से भी कंपेयर करो, तो ये इनका इसका स्टॉक जो है वो महंगा लगता है, क्योंकि बिट्टा लगातार लास्ट 2 क्वार्टर से नीचे की तरफ जा रहा है कंपनी का। और फॉरवर्ड ईवी टू बिट्टा भी मैं देखूं तो डील कोई ऐसी बहुत लुक्रेटिव नहीं लगती है ईएफसी की, अगर मैं उन दोनों प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करूं तो इस पर क्लैरिटी मिलना जरूरी है। हाँ, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ये जस्ट 1-2 क्वार्टर का कुछ एक्सपेंशन हमने किया इसलिए शॉर्ट टर्म खर्चे बढ़ गए बट आगे चल के मार्जिन सस्टेन होंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ठीक है, आप वैसे भी बाकी प्लेयर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ग्रोथ आउटलुक आपका वैसे ही अच्छा है, सीट एडिशन कंसिस्टेंसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसकी ट्रेजेक्टरी खराब होती है तो फिर ईएफसी का अल्टरनेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि और काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, स्मार्ट को वर्क हो गया या ऑफिस हो गया और भी जो प्लेयर्स हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नंबर्स, हेडलाइन नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के, लेकिन ये जो 2 क्वार्टर से चीज खराब हो रही है और इसका जो इन्होंने आगे का गाइडेंस भी दिया है कि 1/3 कर देंगे, तो उस पर एक रिस्क लग रहा है कि कहीं कंपनी के मार्जिन आगे चल के और ना नीचे की तरफ आए, तो उस पर हमको क्लैरिटी चाहिए। बाकी कल कॉन कॉल है और डिटेल में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ने क्या आगे का आउटलुक दिया है। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।